विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे हम, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर भारतीय राज्य, द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। उसमें पहली स्टेट जो हम पढ़ेंगे कश्मीर। क्या पढ़ेंगे? कश्मीर का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। किनके नाम पर? कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कश्मीर के पहले शासक कश्यप ऋषि ही थे। पुराणों में लिखा हुआ है कि कश्मीर के पहले शासक कौन थे? कश्यप ऋषि थे। तत्पश्चात उनके वंशजों ने यहाँ शासन किया। कश्मीर पर मौर्य शासक अशोक का भी अधिकार था। अशोक ने यहाँ पर श्रीनगर नामक नगर के स्थापित किया था। तो जो श्रीनगर है आज कश्मीर में, उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किस नदी के तट पर है श्रीनगर? झेलम नदी के तट पर। किसके? झेलम नदी के तट पर, मतलब दूर है बट झेलम नदी। अशोक के पुत्र जालौक ने कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रचार किया था। कश्मीर कुषाण साम्राज्य का अभिन्न अंग था। कनिष्क काल में कुषाण शासक कनिष्क के समय कुंडलवन नामक स्थान पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, आयोजन हुआ था। कश्मीर में ही कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कौन सा? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। हूण शासक मिहिरकुल मगध नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य से पराजित होने के पश्चात कश्मीर भाग गया था और वहां के शासक की हत्या करके वहां 1 वर्ष तक शासन किया था। किसने? मिहिरकुल ने। वो तोरबाण का बेटा मिहिरकुल है ना। मिहिरकुल क्या था? बौद्धों का संहारक था मिहिरकुल। तो उसने क्या किया? नरसिंहगुप्त बालादित्य से जब पराजित हो गया, नरसिंहगुप्त बालादित्य से जब पराजित हो गया तो उसके बाद कहां भागा? कश्मीर भागा। कश्मीर के शासक की हत्या की। 1 साल तक वहां का शासक बना रहा। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के विषय में जानने का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो कल्हण की राजतरंगिणी है। कल्हण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स। महाभारत काल में 12वीं शती तक कश्मीर में अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें मौर्य शासक अशोक, जालौक, कुषाण शासक कनिष्क और कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ये उल्लेखनीय है। कश्मीर के शासकों ने न सिर्फ सैन्य कुशलता प्रदर्शित करते हुए अपने समीपवर्ती राजाओं जैसे कि तिब्बतियों, सिंध के अरबों, काम्बोजों, तुर्कों और मालवा के शासकों आदि को पराजित किया, बल्कि लोक कल्याण के पुनीत कार्यों में अभिरुचि रखते हुए शिक्षा, साहित्य और कला को भी प्रश्रय दिया। शिक्षा, साहित्य और कला को भी प्रश्रय दिया। ललितादित्य मुक्तापीड़, अवंती वर्मन, अनंत और हर्ष जैसे शासकों और दिद्दा, सूर्यमती जैसी शासिकाओं का कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने कल आपको बताया था कश्मीर के 3 राजवंश, प्राचीन काल में कश्मीर के 3 राजवंश जो पढ़ने आपने, काउलो, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश। तो कारकोट में तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ललितादित्य मुक्तापीड़ है। कौन है? उत्पल वंश में जो महिला रानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिद्दा। कौन? दिद्दा, ठीक है। और लोहार वंश में आपने पढ़ना जयसिंह, हर्ष और जयसिंह। कौन? जयसिंह इसलिए क्योंकि जयसिंह के दरबार में बैठ के ही लिखी थी कल्हण ने राजतरंगिणी। यानी किसका दरबारी वो था? किसके दरबार में प्रश्रय मिला था कल्हण को? जयसिंह के दरबार में, ठीक है। तो कल्हण ने लिखी, उसको पूरी नहीं लिख पाया, उसको फिर बाद में जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया। इसको राजतरंगिणी को, कल्हण की राजतरंगिणी को, ठीक है। चलो जी, कल्हण द्वारा रचित कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में 7वीं शती से लेकर और 12वीं शती तक शासन करने वाले राजवंश और राजाओं की सूची मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि कारकोट वंश 596 से 855 तक रहा कश्मीर में। इसमें जो संस्थापक था कारकोट वंश का वो दुर्लभ वर्धन था। कौन था? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के बाद आया दुर्लभक। अगला राजा कौन बना? दुर्लभक बना। उसके बाद चंद्रापीड़ वज्रादित्य बना। कौन बना? साथ में बोला करो मुंह से बाहर, चंद्रापीड़ वज्रादित्य, वरना जिह्वा पर आएंगी नहीं बातें, शब्द नहीं आएंगे। कंठ भी साफ करना पड़ता है, जिह्वा पे भी क्या करना पड़ता है? उच्चारण सही करना पड़ता है। चंद्रापीड़ वज्रादित्य। अगला बना कौन? तारापीड़ उदयादित्य। कौन बना? तारापीड़ उदयादित्य। उसके बाद कौन बना? मुक्तापीड़, यानी ललितादित्य मुक्तापीड़, सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य
मुक्तापीड़। उसके बाद बना जयापीड़ विनयादित्य, यानी कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है ये, जयापीड़ विनयादित्य, ऐसे भी बोल सकते हैं विनयादित्य जयापीड़। उसके बाद बना ललितापीड़ और उसके बाद बना उत्पलपीड़। तो कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन है? उत्पलपीड़। कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभवर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभवर्धन। और कारकोट वंश का अंतिम जो शासक है वो है उत्पलपीड़। अब अगला वंश जो आता है कश्मीर में वो है उत्पल वंश। ये 855 से लेके 1003 ईस्वी तक शासन करता है। और इसमें जो संस्थापक है उत्पल वंश का वो है अवंतीवर्मन। संस्थापक कौन है? अवंतीवर्मन। ये 855 से 883 ईस्वी तक शासन करता है। अवंतीवर्मन के बाद शंकर वर्मन आता है। शंकर वर्मन के बाद गोपाल वर्मन आता है। गोपाल वर्मन के बाद यशस्कर आता है। क्या आता है? यशस्कर। ये सामान्य कुलोत्पन्न था, 939 ईस्वी में शासक बना था। ये सामान्य कुल में पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। कौन? यशस्कर। और यशस्कर के बाद आती है दिद्दा, जो कि उत्पल वंश की थी, 980 ईस्वी में शासिका बनी। यह उत्पल वंश की अंतिम शासक भी थी। कौन? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। अगला जो राजवंश आता है यहाँ पर वो लोहार वंश है, 1003 से लेकर 1155 ईस्वी तक। ठीक है। उसमें जो संस्थापक है लोहार वंश का वो संग्राम सिंह है। उसके बाद अनंत आता है, उसमें संग्राम राज। संग्राम राज संस्थापक कौन है? संग्राम राज। उसके बाद आता है अनंत। अनंत की रानी का नाम था सूर्यमती। अनंत की रानी का नाम क्या था? तो लोहार वंश में भी एक महिला का नाम आता है सूर्यमती, जो कि अनंत की पत्नी थी। उसके बाद आता है कलश। उसके बाद आता है हर्ष। कल्हण वैसे इसी का आश्रित कवि था। किसका? हर्ष का। ठीक है। फिर आता है जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। हर्ष के दरबार से शुरू की थी कल्हण ने राजतरंगिणी लिखनी, जयसिंह के दरबार तक रहा वो, और जयसिंह के दरबार में उसने अपनी मतलब पूरी की क्या? राजतरंगिणी। लेकिन पूरी नहीं लिख पाया। आगे की इतिहास जो लिखा वो किसने लिखा? जोन राज और श्रीवर ने लिखा। इसमें समझ में आ गया। तो थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कश्मीर के प्रमाणिक इतिहास लेखन का शुभारंभ जो करता है वो कल्हण करता है अपनी राजतरंगिणी की रचना करके। और इस ग्रंथ की रचना काल जो है 1148 से 1150 ईस्वी माना जाता है। 1148 से 1150 ईस्वी माना जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन। अब देखना आगे चलकर ना एक मुस्लिम शासक आएगा जिसका नाम है जैनुलाब्दीन। ये तो 3 वंश हमने प्राचीन पढ़े, अब मध्यकाल भी तो आएगा। वहां पर आएगा एक जैनुलाब्दीन, जिसको क्या बोलते हैं? वुड शाह, कश्मीर का अकबर, महान नरेश। वुड शाह का मतलब क्या होता है? महान नरेश। और कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। अकबर इसके बाद का है। अकबर क्या है? इसके बाद का है। और ये भी बता दूं कि अकबर से पहले जजिया हटाने वाला जो मुस्लिम सुल्तान था वो कौन था? जैनुलाब्दीन था। कौन था? क्योंकि अकबर तो 1556 के बाद आएगा ना। कब आएगा? 56 के बाद आएगा, है ना। ये इससे पहले का है कौन? जैनुलाब्दीन, वुड शाह, कश्मीर का अकबर। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, जोन राज और श्रीवर। इन्होंने और बाद में एक शुक पंडित भी हैं। इन विद्वानों ने इसको पूरा किया। किसको? मतलब पूरा क्या किया? कल उसमें राजतरंगिणी में और लिखा, आगे के अध्याय जो है लिखे जोन राज, श्रीवर और सुख पंडित ने लिखे। कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें महाभारत काल के 12वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। उसके बाद के इतिहास को जोन राज ने द्वितीय राजतरंगिणी के रूप में जयसिंह से लेकर और जैनुलाब्दीन तक, जैनुलाब्दीन जो आएगा वो 1420 से 1470 तक शासन करेगा। क्या करेगा? 1420 से 1470 तक शासन करेगा। तो जैनुलाब्दीन तक के काल का इतिहास लिखा है। इसमें शाहमीर से जैनुलाब्दीन के शासनकाल के 1459 ईस्वी तक के इतिहास का विस्तृत वर्णन है। जोन राजा के पश्चात श्रीवर ने जैन राजतरंगिणी के रूप में कश्मीर का इतिहास लिखा 1459 से 1486। श्रीवर के पश्चात प्रज्ञा भट्ट और शुक पंडित ने 1596 ईस्वी तक कश्मीर का इतिहास लिखा। ये समझ में आ गया। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे हम पढ़ते हैं ना 62, 63, 64, अकबर के समय में ये 3 जो तिथियां हैं 1562, 1563, 1564, ये तीन सन इसलिए याद करने पड़ते हैं। दातिज, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति और जजिया कर समाप्ति। यानी 1564 में अकबर जजिया कर को समाप्त करता है। जजिया का मतलब होता है नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर,
पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आपको जजिया देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो वो किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। लेकिन अकबर से पहले जो किया था वो किसने किया था? जैनुलाब्दीन ने किया था। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं क्या, कारकोट वंश के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो कारकोट वंश 596 ईस्वी से लेकर 855 ईस्वी तक। तो 7वीं शताब्दी में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ बर्धन ने की। वह कश्मीर के गोनंद वंश के अंतिम शासक बालादित्य का पदाधिकारी था। गोनंद वंश के अंतिम शासक बालादित्य का पदाधिकारी था। वेनसांग के अनुसार दुर्लभ बर्धन के समय कश्मीर में तक्षशिला, सिंहपुर, पुंछ और राजपुताना आदि शामिल थे। दुर्लभ बर्धन के उत्तराधिकारी दुर्लभक, जो कि 632 से लेकर 682 ईस्वी तक था और जिसने प्रतापादित्य की उपाधि धारण की थी, इसने प्रतापादित्य नामक नगर भी बसाया। कौन सा? प्रतापादित्य नामक नगर भी बसाया। दुर्लभक जो है वो 50 वर्षों तक शासक रहा। उसके पश्चात इसके 3 पुत्र चंद्रापीड़, वज्रादित्य, दूसरा हो गया तारापीड़, उदयादित्य, और तीसरा हो गया मुक्तापीड़, ललितादित्य। ये ललितादित्य मुक्तापीड़ भी बोल सकते हैं। ये शासक बने। कल्हण के अनुसार चंद्रापीड़ पवित्र और नेक दिल का शासक था। तारापीड़ जो था वो क्रूर और निर्दयी शासक था, जबकि ललितादित्य मुक्तापीड़, जिसने कि 724 से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया, कश्मीर के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। कौन? यही है वो जिसने कश्मीर का मार्तंड, सूर्य मार्तंड मंदिर बनवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य तो कश्मीर के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। वह एक विस्तारवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। राजतरंगिणी के अनुसार उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित करके वाकपति और भवभूति नामक कवियों को कश्मीर ले गया और उनका कन्नौज पर अधिकार हो गया। तो वाकपति और भवभूति को कश्मीर लाने वाला कश्मीर का शासक कौन था? आंसर ललितादित्य मुक्तापीड़। ऐसे ही पूछेगा, कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ था। क्लियर हो गया? कल्लण उसकी दिग्विजय का वर्णन करता है। उसके अनुसार ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तिब्बतियों, काम्बोजों और तुर्कों को भी पराजित किया। कल्हण के अनुसार उसने बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और कावेरी तट होते हुए द्वारिका तक की विजय की थी। उसने अरबों को भी पराजित किया था। किसने? ललितादित्य। कहाँ रह गया कश्मीर? कहाँ रह गया, क्या बोलते हैं, कावेरी तट, वहां तक गया कि ये, अब ये अतिशयोक्ति है या क्या है ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन गया। मुक्तापीड़ ने तिब्बतियों, काम्बोजों और तुर्कों को भी पराजित किया। हालांकि इन विजयों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है, फिर भी इतना तो निश्चित है कि वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने कश्मीर को गुप्त साम्राज्य के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसने चीन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से वहां पर अपना एक दूतमंडल भेजा 733 में। जो भी चीन अपना दूतमंडल भेज रहे हैं, जो भी शासक, उनकी लिस्ट बना दीजिए, ठीक है। तो अपना एक दूतमंडल 733 ईस्वी में भेजा था। मुक्तापीड़ न सिर्फ एक विजेता शासक था बल्कि एक निर्माता भी था। उसने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कश्मीर को भव्य नगरों, मंदिरों व मूर्तियों से सजाया गया। भव्य मंदिरों, नगरों और मूर्तियों से सजाया गया। मुक्तापीड़ के निधन के पश्चात कारकोट वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयापीड़ विनयादित्य था, जिसने कन्नौज, नरेश, वज्रा युद्ध को पराजित किया था। इसको कल्हण निर्दयी और धन लोलुप शासक बताता है। जयापीड़ के बाद अनेक अयोग्य शासक हुए और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो उत्पलपीड़ था। कौन था? उत्पलपीड़। क्लियर हो गया? अब इसके बाद उत्पल वंश जो 855 से लेकर 1003 ईस्वी तक चलता है। तो कारकोट वंश के अंतिम शासक उत्पलपीड़ को अपदस्थ करके 855 ईस्वी में अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। तो उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। इसका शासनकाल 855 से 883 ईस्वी तक था। यह एक लोक कल्याणकारी शासक था।
इसने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई साधनों पर विशेष ध्यान दिया और इसके अभियंता सूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में या कहीं संघ लोक सेवा आयोग में कहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि अवंती वर्मन के समय में एक अभियंता बोलते हैं इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर था एक, सूय, क्या नाम था उसका, सूय, सु आधा य और पूरा य, इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। क्या किया था? ये कहीं क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं उत्तर प्रदेश पीसीएस में बना है, कहीं ना कहीं पर देखा है मैंने। अगला, अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन, जो कि 885 से लेकर 902 ईस्वी तक शासक रहा, एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। इसने जनता पर अधिकाधिक कर लगाया। शंकर वर्मन के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए और जिससे राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई। फलतः यशस्कर नामक एक सामान्य कुलोत्पन्न परंतु विद्वान व्यक्ति, जो कि 939 ईस्वी में कश्मीर का शासक बना और शांति स्थापित किया। यानी जब अयोग्य उत्तराधिकारी हुए वहां, तो एक सामान्य कुल में उत्पन्न विद्वान था, एक सामान्य कुल में पैदा हुआ था, उसका नाम था यशस्कर, उसको राजा बनाया गया। 939 ईस्वी में कश्मीर का शासक बना तो शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार कुछ समय के लिए उत्पल वंश का शासन समाप्त हो गया था। कल्हण यशस्कर की प्रशंसा करता है। उसके काल में कृषि एवं व्यापार की उन्नति हुई, परंतु इसके पुनः उत्पल वंश सत्तासीन हो गया। 950 ईस्वी में उत्पल वंश का क्षेमगुप्त या क्षेमेंद्रगुप्त शासक बना। क्षेमेंद्रगुप्त का विवाह दिद्दा नामक लोहार वंश की कन्या से हुआ। अब ये ध्यान रखना भाई, दिद्दा जो है लोहार वंश की बेटी है और उत्पल वंश की क्या बहू है, लोहार वंश की और उत्पल वंश की बहू। तो लोहार वंश की कन्या दिद्दा के साथ विवाह हुआ क्षेमेंद्रगुप्त का। दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदुशाही वंश के भीमशाही की पौत्री थी। हिंदुशाही राजवंश, हिंदुशाही राजवंश के भीमशाही की पौत्री थी। क्षेमेंद्रगुप्त एक दुर्बल और व्यसनी शासक था, जिसकी अत्यधिक निर्भरता दिद्दा पर हो गई। वह अपनी पत्नी के नाम पर दिद्दा छेम नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कई बार देखा हमने इतिहास में। हमने मुगलों में भी देखा कि जहांगीर शराबी था, अफीमची था, क्या था, नशेड़ी था, मतलब कुल मिला के ये है। उसकी रानी कौन थी? नूरजहां। बाद में क्या कहा जहांगीर ने? शराब के प्याले हो, नूरजहां का साथ हो, नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर माने जाए। यानी खुद राजकार्यों में रुचि लेना बंद कर दिया। सारा काम जो करती थी वो कौन करती थी? नूरजहां। इतना समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये भी व्यक्ति था जिसका नाम क्या? क्षेमेंद्रगुप्त, जिसका विवाह किससे हुआ? लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा के साथ हुआ। तो कुल मिला के उत्पल वंश की जो बागडोर आ गई वो किसके हाथ में आ गई? दिद्दा के हाथ में आ गई। और उसके पति को क्या कहा जाने लगा? दिद्दा छेम के नाम से जाना जाने लगा। 958 ईस्वी में क्षेमेंद्र की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु शासक बना, जिसकी संरक्षिका स्वयं दिद्दा। अब संरक्षिका बनी 958 से लेकर 1003 तक। दिद्दा एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। महत्वाकांक्षी नहीं बोलेंगे, महत्वाकांक्षणी महिला थी। अपने अदम्य साहस के बल पर रानी दिद्दा ने 2 बार गजनवी को युद्ध में पराजित किया। कौन गजनवी? महमूद गजनवी, ठीक है, पराजित किया। महमूद को भारत पर आक्रमण करने के मार्ग को बदलने के लिए दिद्दा ने ही बाध्य किया था। वो सोमनाथ पे किए ना उसने कितनी बार, 17 आक्रमण जो किए, तो पहले ऊपर आ रहा था वो, दिद्दा ने उसको बाध्य कर दिया रूट बदलने के लिए, ठीक है। दिद्दा ने राज्य में विद्रोहियों का दमन करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की। उसने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उत्पल वंश में योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में रानी दिद्दा ने अपने भाई उदयराज के पुत्र संग्राम राज को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो 1003 ईस्वी में दिद्दा की मृत्यु के पश्चात कश्मीर का राजा बना और लोहार वंश की स्थापना की। उसने क्या की? लोहार वंश की स्थापना की। तो अब हम पढ़ रहे हैं लोहार वंश के बारे में। लोहार वंश का संस्थापक जो था वो दिद्दा का भतीजा संग्राम राज था, जिसने कि 1003 से 1028 यानी 1028 ईस्वी तक शासन किया।
प्रारंभ में संग्रामराज का मंत्री तुंग था। कौन था? तुंग था, जिसे संग्रामराज ने शाही शासक त्रिलोचन पार के समर्थन में महमूद गजनवी से युद्ध करने के लिए भेजा था, परंतु असफल होने पर उसकी हत्या कर दी गई। असफल होने पर उसकी हत्या कर दी गई। संग्रामराज का उत्तराधिकारी अनंत था। इसने सामंतों के विद्रोह का दमन किया और प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में उसकी धर्मनिष्ठ और विदुषी पत्नी सूर्यमती का महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब सूर्यमती भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। किसकी पत्नी थी? अनंत की। किसकी? विदुषी मतलब जैसे पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अगर महिला विद्वान है तो उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? धर्मनिष्ठ और विदुषी पत्नी सूर्यमती का महत्वपूर्ण योगदान था। अनंत का उत्तराधिकारी कलश हुआ, जो प्रारंभ में लंपट और दुराचारी था, लेकिन बाद में योग्यता पूर्वक शासन किया उसने। कलश का उत्तराधिकारी हर्ष था। वह एक विद्वान कवि और अनेक भाषाओं और विधाओं का ज्ञाता था। वह अपनी विद्वता के लिए अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध था। कल्लण इसी का राजाश्रित कवि था, परंतु आश्रित कवि होते हुए भी कल्लण ने उसे क्रूर और अत्याचारी शासक बताया है। क्या बताया है? लगता है कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से कल्लण उसे क्रूर और अत्याचारी शासक बताता है। यह अपने सुख सुविधा और शान शौकत पर अत्यधिक धन व्यय करता था, जिससे राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसे दूर करने के लिए प्रजा पर अत्यधिक कर लगाया गया। राज्य में अव्यवस्था व्याप्त हो गई और सामंतों ने लोहार वंश के दो भाइयों उच्छल और सुस्सल, ये नाम याद रखना भाई, ये भी यूपी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। उच्छल और सुस्सल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंततः 1101 ईस्वी में हर्ष की हत्या कर दी गई। हर्ष के पश्चात कश्मीर का इतिहास अराजकता और षड्यंत्रों का इतिहास है। अराजकता और षड्यंत्रों का इतिहास है। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह, जो कि 1128 से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन करता था। इसी के समय राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक कश्मीर में हिंदू शासन चलता रहता है और अंततः 1339 ईस्वी में शाह मीर के नेतृत्व में कश्मीर में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसका मतलब 1339 से पहले हिंदू साम्राज्य था और बिफोर क्राइस्ट में भी हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि अशोक क्या कर रहा है वहां पर? श्रीनगर की स्थापना कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रीनगर नामक शहर की स्थापना कर रहा है। तो 1339 में शाह मीर के नेतृत्व में कश्मीर में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इतना समझ में आ गया? थोड़ा कल्हण के बारे में बता देता हूं। कल्हण का जन्म जो है कश्मीर के परिहासपुर में हुआ था। परिहासपुर जगह का नाम है। इनके पिता का नाम चंपक था। क्या? चंपक, जो ब्राह्मण वर्ण के थे और कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री थे। कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री थे। कल्हण अपनी कृति राजतरंगिणी के लिए इतिहास में विख्यात है। और ये भी बता दूं, संस्कृत में लिखा हुआ पहला ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी ही है। संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, यानी रिवर ऑफ किंग्स, अर्थात राजाओं का समय प्रवाह या राजाओं का इतिहास। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास के रूप में राजतरंगिणी की रचना का प्रारंभ 1148 ईस्वी में किया और उसको 1150 ईस्वी में पूर्ण किया। कश्मीर नरेश जयसिंह के शासनकाल में किया इसने। कश्मीर नरेश जयसिंह के शासनकाल में किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कितने? और लगभग 8000 श्लोक हैं। 8000 श्लोक हैं। 8 तरंग मतलब चैप्टर समझ लीजिए एक तरह से, जैसे अष्टाध्यायी है ना, 8 अध्याय है ना, ऐसी 8 तरंग है राजतरंगिणी में। लगभग 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसका प्रमुख रस शांत रस है। रस कैसा है? इसकी रचना महाभारत की शैली में की गई है। इसके प्रथम 3 तरंग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास उल्लिखित है। उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म चलता था, प्रचलित था। कल्हण ने अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताया है। किसको? सम्राट अशोक को। चौथे, 5वें और 6वें तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंश का इतिहास वर्णित है। 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास दिया गया है। प्रथम 3 तरंगों का विवरण पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही श्रुति परंपरा पर आधारित है।
श्रुति मतलब जैसे दादी ने पोते को सुनाई, पोती ने आगे अपने पोतों को सुनाई, तो श्रुति परंपरा पर आधारित है। चौथे से आठवें तरंगों का विवरण प्रमाणिक है। कल्हण ने निष्पक्ष होकर लेखन का प्रयास किया। वस्तुतः राज तरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हण की मान्यता है कि एक इतिहास लेखक को न्यायाधीश के समान राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। कल्हण न सिर्फ शासकों के गुणों का ही उल्लेख करता है, बल्कि उनके दोषों को भी बिना किसी राग द्वेष के उल्लिखित करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालता है। कल्हण न सिर्फ घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है, बल्कि घटनाओं के निष्कर्ष के साथ नैतिक उपदेश भी देता है। क्या देता है? नैतिक उपदेश भी देता है। इन विशेषताओं के कारण ही कल्हण को प्रथम इतिहासकार और राज तरंगिणी को इतिहास की प्रथम कृति, संस्कृत में लिखी हुई प्रथम कृति माना जाता है। अर्थात राज तरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है। राज तरंगिणी में कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। कितने? 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। राज तरंगिणी में अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरलस्टाइन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसने? ऑरलस्टाइन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो कश्मीर 370 तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं आज भी क्या है? क्या है? अलगाववाद जिसे बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई कि कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो कश्मीर में था। काउलो, कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कश्मीर में। दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? तो कश्मीर की। कश्मीर का कौन सा शासक अपनी रानी पत्नी के नाम से जाना जाता था? तो क्षेमेंद्र गुप्त। कौन? क्षेमेंद्र गुप्त। दिद्दा क्षेम बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? दिद्दा क्षेम। कश्मीर के किस शासक ने चीनी दरबार में अपना दूतमंडल भेजा था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़। ये वही ललितादित्य मुक्तापीड़ है जिसने कश्मीर में सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इसने चीन में अपना एक दूतमंडल भेजा था। द्वितीय राज तरंगिणी का लेखक कौन है? जोनराज। कौन है? जोनराज। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? अशोक ने। कश्मीर में हिंदू संस्कृति के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? जालौक को। किसको? जालौक को। किसे कश्मीर का प्रथम प्रमाणिक इतिहास लेखक और ग्रंथ माना जाता है? तो कल्हण और उसकी कृति राज तरंगिणी को। सूय नामक अभियंता, इंजीनियर, अभियंता मतलब इंजीनियर, सूय नामक सिविल इंजीनियर जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, उस किसके दरबार में रहता था? आंसर अवंती वर्मन के दरबार में। किसके? अवंती वर्मन के दरबार में रहता था। कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया। कल्हण किसे पवित्र और नेक शासक बताता है? चंद्रापीड़ को। दिद्दा का जन्म किस वंश में हुआ था? तो मैंने कहा लोहार वंश की बेटी थी और उत्पल वंश की बहू थी दिद्दा। समझ में आ गया? तो ये है कहानी भाई। इसके बाद हमने पढ़ना है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश।